नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी आपको समझाएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें, जिसको विस्तार से आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस का आक्रामक अभियान, किसे फायदा किसे नुकसान, ये समझाएंगे आपको। महागठबंधन का चेहरा एआईसीसी प्रमुख क्यों बताएंगे। एनडीए में सीटों का संभावित फॉर्मूला क्या होगा। वैशाली के विधानसभा सीटों का चुनावी गणित भी आपके सामने रखेंगे। समझाएंगे आपको कि वैशाली की विधानसभा सीटों का चुनावी गणित क्या है। तो आगे अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए अब खबरों पर बात करेंगे। जो सबसे पहली खबर है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में होने जा रही है। देखिए, पटना में 84 साल के बाद होने जा रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू भी हो चुका है। सवाल है कि कांग्रेस का आक्रामक अभियान, किससे फायदा और किसे होगा नुकसान। देखिए सबसे पहले रिपोर्ट और उसके बाद चुनाव की चाल आपको विस्तार से समझाएंगे। पटना में सदाकत आश्रम के बाहर इस हलचल को देखिए। कई दशकों बाद पटना के कांग्रेस कार्यालय में इस साल इतनी चहल पहल दिख रही है। वजह है बिहार विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर सदाकत आश्रम को बैनर पोस्टर से सजाया जा रहा है। पूरा बिहार स्वागत में है सीडब्ल्यूसी के, क्योंकि एक तारीखी अजलास होने जा रहा है, तारीखी कॉन्टेक्स्ट में। 84 साल बाद 24 सितंबर को पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर देश भर से कांग्रेस के नेताओं का पटना पहुंचना जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पटना आ चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम बड़े नेता बुधवार यानी कल पटना में दिखेंगे। अभी आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं और लगातार जो कारकेड में आने का जो सिलसिला है एयरपोर्ट से कांग्रेस नेताओं का, वो जारी है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस जिस ढंग से आक्रामक अभियान चला रही है, उस पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। एनडीए नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ आरजेडी और लालू प्रसाद पर दबाव बनाने की रणनीति है। दिल्ली में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, सीट आई थी 0। बिहार में होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, सीट आएगी 0। एनडीए नेताओं का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर राहुल गांधी ने बता दिया कि बड़े भूमिका में अब वही है। सबसे ज्यादा दुष्कार क्या होगा कि मुंह पर राहुल गांधी जी से पूछा गया कि तेजस्वी, और उन्होंने इनकार कर दिया। अब इससे ज्यादा कुछ बोलने के बचा हुआ है क्या। पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। फिर 26 सितंबर को बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली भी है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस का आक्रामक अभियान, किसे फायदा और किसे नुकसान। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रिपोर्ट देखने के बाद आइए अब चुनाव की चाल को विस्तार से आपको समझाते हैं। देखिए, सवाल ये है कि कांग्रेस का आक्रामक अभियान, किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। चुनाव की चाल समझिए। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हुई और उस यात्रा के बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, वो भी पहली बार। और 26 सितंबर को प्रियंका गांधी की मोतिहारी में रैली भी होनी जा रही है। यानी कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है। अब चुनाव की चाल समझिए। पटना में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फुल फ्लेज बैठक होने वाली है। 84 साल के बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। 1940 में पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इससे पहले हुई थी और अब 84 साल के बाद पटना में ये मीटिंग होने जा रही है। राहुल, सोनिया, प्रियंका समेत देश भर के 225 नेताओं का जुटान होगा। बैठक को कांग्रेस जोर शोर से प्रचारित भी कर रही है। बताने की कोशिश है कि बिहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जी जान के साथ जुटी हुई है। अब ये समझिए कि सीडब्ल्यूसी की बैठक महत्वपूर्ण क्यों है।
आइए अब ये भी समझ लेते हैं। दरअसल CWC कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी है जो कि बड़े फैसले लेती है। क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार ज्यादा आक्रामक है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू 1 साल से बिहार में है। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, कांग्रेस अपने कार्यक्रम अकेले करती हुई दिख रही है। अपनी योजनाओं का ऐलान कांग्रेस अकेले करती है। उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी कुछ ऐसे ही योजनाओं का ऐलान कर दिया जाता है। अब सवाल है कि कांग्रेस इस बार इतनी आक्रामक क्यों है? तो देखिए, कांग्रेस अपनी छाप छोड़ना चाहती है, कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाना चाहती है, कांग्रेस फिर से बिहार में खुद को स्थापित करना चाहती है और इसी वजह से जोर शोर से कांग्रेस लगी हुई है। सवाल भी इस पर उठाए जा रहे हैं, तो इसे भी समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस का आक्रामक अभियान जो चल रहा है, अब इससे किसे फायदा हो जाएगा, किसे नुकसान हो जाएगा, इसको लेकर भी आकलन किया जा रहा है, उसे भी समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति या दबाव वाली राजनीति, ये भी सवाल उठ रहा है कि नुकसान और फायदा किसे होगा। लेकिन बड़ी बात ये भी है, सवाल ये भी बड़ा है कि रणनीति या दबाव वाली राजनीति क्यों कांग्रेस कर रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है क्या? आक्रामक कांग्रेस किसकी सीट खाएगी? क्योंकि अगर अलग अलग योजनाएं चलेंगी तो फिर नुकसान भी होगा और ये नुकसान क्या चुनावों में बड़ा साबित हो सकता है महागठबंधन के लिए, ये भी देखना होगा। इसको लेकर भी सवाल महागठबंधन से पूछे जा रहे हैं। अब महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर सियासी पेच फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि वो फिलहाल सीटों के समीकरण पर फोकस कर रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि इसकी घोषणा AICC अध्यक्ष करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक सीएम फेस चुनेंगे। आखिर सीएम फेस पर कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर क्यों तैयार नहीं है, इस रिपोर्ट को दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल को विस्तार से समझाएंगे। They will announce my AICC president. भी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। महागठबंधन में सीएम फेस पर सियासी पेंच फंसता जा रहा है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं दिख रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम से जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस से होगा या आरजेडी से होगा, तो उन्होंने कहा AICC अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। Who will be the CM face, sir? Congress or RJD? They will announce my AICC president will announce it. इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ये कहकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी कि सीएम का फेस चुनाव के बाद जीते हुए विधायक ही तय करेंगे। मुख्यमंत्री मुद्दा उप मुख्यमंत्री नहीं है। चुनाव के बाद निश्चित रूप से जनता जो चुनेगी विधायक को, विधायक दल के नेता के रूप में महागठबंधन के नेताओं की आम सहमति से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद। सीएम फेस को लेकर तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस लगातार अपने बयानों से टाल मटोल वाला रवैया अपना रही है। तो क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है? कांग्रेस के रवैये ने आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब चुनाव की चाल तो समझ लीजिए। देखिए, बिहार में आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं। इसी तरीके से उनको प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है लगातार आरजेडी की तरफ से। आरजेडी नेता तेजस्वी को सीएम फेस बताते रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव खुद कई बार सार्वजनिक मंचों से सीएम फेस खुद को बता चुके हैं। लेकिन महागठबंधन की तरफ से इस पर सहमति नहीं दिखती। कांग्रेस अब तक तेजस्वी के नाम पर सहमत नहीं दिखाई दे रही है। जब सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस इसे टाल देती है। सीएम फेस के सवाल को हमेशा आखिर कांग्रेस क्यों टाल रही है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सीएम फेस के सवाल पर कांग्रेस के किस बड़े नेता ने क्या कहा, वो भी समझ लीजिए। बयान आपके सामने रखे हैं और राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सीधे सवाल
को घुमा दिया, गोलमोल जवाब दिया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की बात हो तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सीएम चुनेगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि यहां तक उन्होंने कह दिया कि एआईसीसी चीफ चेहरे का ऐलान करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐलान करेंगे क्या इसका, कौन होगा बिहार में महागठबंधन का चेहरा। जबकि अलका लांबा से जब सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि सीएम फेस का मुद्दा बाद में आएगा। और चुनाव की चाल को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाते हैं क्योंकि सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर तैयार क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्यों कांग्रेस के नेता गोलमोल जवाब देते हैं तेजस्वी के नाम पे या सीएम फेस पर? क्या कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स करके आरजेडी पर दबाव बना रही है? ज्यादा सीटों के लिए चेहरे का सवाल टाल रही है क्या कांग्रेस? ये भी सवाल बहुत अहम है। अब देखिए, बीजेपी और जेडीयू के अलावा एनडीए के बाकी घटक दलों का भी दावा है कि सीट शेयरिंग पर कहीं कोई पेच नहीं है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। सवाल है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए। कोई बात नहीं, एनडीए में बिल्कुल सहज है, सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर। एनडीए में ऑल इज वेल। सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो गया सेट। ये हम नहीं कह रहे, कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं एनडीए के 3 घटक दल, एलजेपी, आरवी, एचएएम और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी। के बयान को इस तरह से मत लीजिए, कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, एनडीए में बिल्कुल सहज है। सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा, सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधन में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत का दौर जारी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में होगी। बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, चिराग की पार्टी एलजेपी आरवी को 20, मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के खाते में 10-10 सीटें आ सकती हैं। हालांकि चिराग पासवान सम्मानजनक सीटों की बात जरूर कह रहे हैं, साथ ही ये कहना नहीं भूलते कि शुभ दिन में शुभ फैसला हो जाएगा। चर्चा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा चुनाव की घोषणा के बाद होगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सूत्रों के हवाले से एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी 101 सीट पर लड़ सकती है चुनाव, जेडीयू के खाते में 102 सीटें जा सकती हैं, चिराग की एलजेपी आरवी को 20 सीटें मिल सकती हैं, मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। ये फॉर्मूला सामने आ रहा है। 2020 की बात करें तो 2020 में जेडीयू के खाते में 115 सीटें गई थीं, बीजेपी के खाते में 110 सीटें, हम के खाते में 7 सीटें और वीआईपी को 11 सीटें मिली थीं। ये गणित था 2020 का। बिहार चुनाव में एनडीए का टारगेट क्या है ये भी समझिए। देखिए, अमित शाह, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान 80% सीटों पर जीत का लक्ष्य है। 2010 से बेहतर प्रदर्शन का इरादा रखा गया है। 225 से अधिक सीट जीतने पर फोकस किया जा रहा है। और चलिए अब समझते हैं विधानसभा सीटों की चुनावी गुणा गणित को। वैशाली की सीटों का ये गुणा गणित आपके सामने रखने जा रहे हैं। विधानसभा सीटों के चुनावी गुणा गणित, आज फिर बात होगी वैशाली जिले के विधानसभा सीटों की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं और कल हमने इन 8 सीटों में से 4 सीटों की बात की थी। वो सीटें हैं वैशाली, हाजीपुर, राघोपुर और महुआ। आज बात करेंगे मेहनार, लालगंज, पातेपुर और राजापाकर सुरक्षित सीट की। और आइए अब विधानसभा सीट वाइज चुनावी गणित को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात मेहनार विधानसभा सीट की कर लेते हैं। मेहनार विधानसभा सीट पर अब तक 17 चुनाव हुए हैं। मेहनार विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, अब तक 17 यहां पर चुनाव हुए हैं। देखिए, 1952 और 1957 में कांग्रेस की 2 शुरुआती जीत हुई और इसके बाद बचे 17 चुनाव में से 14 बार समाजवादी विचारधारा वाले दलों ने यहां पर जीत हासिल की।
संयुक्त समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने 2-2 बार, जबकि प्रजा समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी लोहिया, लोक दल जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल ने एक-एक बार यहां पर जीत हासिल की है। महनार सीट पर 2010 में आरजेडी की बीना सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने जेडीयू के उमेश कुशवाहा को हराया था। अब महनार विधानसभा सीट का चुनावी गणित, ये सीट समाजवादी दलों का गढ़ रही है। 17 में से 14 चुनाव में समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां जीती। कांग्रेस 2 बार, बीजेपी को सिर्फ 1 बार यहां पर जीत हासिल हुई है। 2020 में एलजेपी के चलती पहली बार आरजेडी को जीत मिले। पिछले 4 चुनाव में 4 पार्टियों के नेता यहां पर जीते। पिछले 3 चुनावों में मतदान प्रतिशत 55% से कम रहा। मतदाता चुनाव के प्रति थोड़े उदासीन यहां पर दिखे। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने की जरूरत दिखाई देती है। आइए अब विधानसभा सीट वाइज चुनावी गणित को समझते हैं। तो सबसे पहले बात लालगंज विधानसभा सीट की करेंगे और लालगंज सीट की बात करें तो इस सीट पर 14 बार चुनाव हुए। लालगंज में कांग्रेस को 4 बार जीत हासिल हुई, जनता दल को 2 बार जीत हासिल होती है, जेडीयू को 2 बार यहां पर जीत मिली है, एलजेपी 2 बार यहां पर जीती है, एलसी, जनता पार्टी, बीजेपी और निर्दलीय को 1 बार जीत मिले। 2020 में लालगंज सीट पर बीजेपी के संजय कुमार सिंह ने कांग्रेस के राकेश कुमार को 26,613 वोटों से हराया था। अब लालगंज विधानसभा सीट का चुनावी गणित समझिए। 1951 में लालगंज सीट का गठन हुआ। 1951 से 1967 तक 2 विधानसभा क्षेत्र। 1967 में परिसीमन के बाद एकीकृत सीट बनी यहां पर और बाहुबलियों की राजनीति के लिए यह चर्चित रही है। मुन्ना शुक्ला 3 बार यहां से विधायक बने। 2020 में पहली बार यहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। विधानसभा सीट वाइज चुनावी गणित को आपको समझा रहे हैं और पातेपुर विधानसभा सीट की अब बात करेंगे। पातेपुर विधानसभा सीट पर अब तक 19 बार चुनाव हुए हैं। इस सीट ने बिहार को करीब सभी पार्टियों को मौका बिहार ने दिया है। इस सीट पर बिहार के करीब सभी पार्टियों को मौका मिला। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल ने यहां पर 3-3 बार जीत हासिल की। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी 2-2 बार सफलता यहां पर हासिल कर चुकी है, जबकि सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1-1 बार यहां पर जीत हासिल की है। पातेपुर सीट पर 2020 में बीजेपी के लखेंद्र कुमार रोशन ने आरजेडी के शिवचंद्र राम को 25,958 वोटों से हराया था। अब आगे बढ़ते हुए आपको और इस गुणागणित को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। देखिए, सीट्स ने कमोबेश बिहार की सभी पार्टियों को मौका दिया। पातेपुर के मतदाता दल बदलुओं को नकारते नहीं हैं। कई नेता पार्टी बदल कर यहां पर चुनाव जीतते रहे हैं। यहां का गणित कुछ ऐसा रहा है। सबसे पहले बात राजापाकर एससी की कर लेते हैं विधानसभा सीट की। देखिए, राजापाकर विधानसभा सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं, उसका गणित आपके सामने रख रहे हैं। राजापाकर एससी विधानसभा सीट का चुनावी गणित समझिए। कौन सी पार्टी कितनी बार जीती ये आपके सामने हमने रख दिया। कांग्रेस 1, जेडीयू 1, आरजेडी को 1 बार मौका यहां पर मिला है। राजापाकर सीट पर 2020 में कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी ने जेडीयू के महेंद्र कुमार को 497 वोटों से हराया था। 1497 वोटों से हराया था। बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब 2008 में परिसीमन के बाद सीट का गठन, यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां से 3 चुनाव में 3 दलों के उम्मीदवार जीते हैं। 2020 में एनडीए में खटपट का कांग्रेस को फायदा भी हुआ। एलजेपी की वजह से यहां पर 2020 में जेडीयू की हार हो गई। 2025 की बात करें तो एकजुट एनडीए रिजल्ट बदल सकता है, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, इन्हीं तमाम विस्तार से खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।